हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम एकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं वह देश कौन सा है, जिसे लिखा है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है ना, ये इसके राइटर हैं। ठीक है, तो ये अब किसके बाद आता है? सूखी डाली के बाद हमारा आता है वह देश कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा के पोषक कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 में ईस्वी में जौनपुर जनपद उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा इन्होंने हिंदी, बंगाला तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी अध्ययन किया। इन्होंने लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया एवं उनको अपनी काव्य शैली में प्रस्तुत किया। बाल साहित्य के सृजन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1962 में 1962 में इनका निधन हो गया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रमुख रचनाएं पथिक, मिलन और स्वप्न और खंड काव्य, मानसी, स्फुट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत हैं। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक जो खंड काव्य है अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, प्रकृति चित्रण और मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं प्रभावी ढंग से चित्रित हुई हैं। तो हम पढ़ रहे थे पंडित राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। ठीक है ना, तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 में 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1962 में इनका निधन हो गया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी तो वो बच्चों घर पर ही हुई थी। ठीक है ना, इन्होंने हिंदी, बंगाला, अंग्रेजी इन्हीं तीनों भाषाओं का अध्ययन कर लिया था। कितने टैलेंटेड थे कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही ले ली थी और इन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से था। ठीक है, इन्होंने फिर क्या किया, आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके अनेक ग्राम गीतों का संकलन किया था। क्या किया था? ग्राम गीतों का संकलन किया था, इन्हें संकलित किया था, इकट्ठा किया था, कलेक्टेड। ठीक है ना, फिर इसके बाद ये कि त्रिपाठी जी की मननशील और विद्वान तथा परिश्रमी थे। ये कैसे थे? मननशील भी थे और परिश्रमी भी थे। इन्होंने कई कहानी और नाटक, निबंध तथा आलोचना तथा लोक साहित्य की आदि विषयों पर पूर्ण अधिकार इनका था। ठीक है ना, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो पथिक, मिलन है ना, इसको स्पेशली कहा गया है खंड काव्य है। ठीक है ना, तो इसकी कुछ जो ऐसे ओवरव्यू पॉइंट हैं उनको आप क्या करना है, एक नज़र में बस देखना है, दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने उनका जीवन परिचय पहले बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय भाव। क्या पढ़ते हैं? केंद्रीय भाव। तो प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावनाओं का उदात्त रूप प्राप्त होता है। देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशील वर्णन इस कविता में है। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है तो दक्षिण में समुद्र इसके चरणों को धो रहा है। इसकी नदियाँ, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण से शिक्षा देने वाला विश्व गुरु रहा है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना और लक्ष्मण और भरत का भ्रातृत्व ने उच्च आदर्शों की प्रस्तुति की है। देश की प्रकृति और देश की भौतिक समृद्धि और देश के आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। प्रश्न और उत्तर का समन्वित शैली इस कविता को शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। इस कविता में जो पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं उन्होंने प्रश्न शैली में अपने देश का गरिमा को वर्णन किया है जो शिल्प सौंदर्य को बढ़ा देती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है।
निरंतर चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। कवि कहते हैं कि मनमोहिनी प्रकृति की गोद में, है ना, यानी जो मन को मोह लेने वाला ऐसा नेचुरल दृश्य, ऐसा प्राकृतिक दृश्य, सुख स्वर्ग सा है जहाँ पे, यानी कि जो सुख स्वर्ग जैसा है वह देश कौन सा है, तो ऑफकोर्स हमारा भारत देश है, ठीक है ना। कौन है? भारत देश है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। यानी कि देखिए रत्नेश यानी कि हिमालय जो है क्या कह रहा था, बिल्कुल छल छल बहता रहता है, ठीक है ना। और हिमालय हमेशा कभी बर्फ के रूप में चमकता है ना, तो वो एक रत्न की तरह चमकता है, इसलिए उसको कहा गया ऐसा। जिसका मुकुट हिमालय, यानी कि मुकुट क्या है हमारे भारत का, हमारे भारत का मुकुट क्या है, हिमालय है। वह देश कौन सा है, तो वह देश कौन सा है, हमारा भारत है। तो कवि अपने शब्दों में प्रश्नवाचक और उत्तर के शब्दों समन्वय करके अपने भारत की गरिमा का वर्णन कर रहा है। आगे देखिए, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। यानी नदियाँ जहाँ, देखिए चाहे वो बेतवा हो या जमीनी हो या धासारा हो, चाहे वो गंगा ही क्यों ना हो, है ना। गंगा हमारी सर्वश्रेष्ठ पवित्र नदी में आती है, ठीक है ना। गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना। तो नदियाँ क्या है, सुधा बहा रही हैं, सुधा की धारा बहा रही हैं। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है ना। और ये नदियाँ सिर्फ पवित्रता के लिए नहीं, इन्हीं उस आसपास के क्षेत्रों को इस प्रकार से सिंचित करती हैं कि वो हमारे क्या है, अन्न के रूप में भी हमें मिलता है, ठीक है ना। अगर हमारा वो क्षेत्र जिस पे गंगा, यमुना और नर्मदा, है ना, इस तरह की जो नदियाँ हैं, अगर वह वहाँ का सिंचित नहीं करेंगे एरिया को, तो शायद अन्न इतना उपजाऊ अन्न नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि सिंचित किया जा रहा है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, और उससे सिंचित सलोना देश कौन सा है, तो हमारा भारत देश है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब अंगने सजे हैं वह देश कौन सा। जिसके फल, देखिए जब आम होता है कितना रसीला होता है, आम फलों में राजा कहलाता है। फलकंद नाज मेवे, यानी कि चाहे वह कश्मीर के, चाहे वो अखरोट हो, है ना, और उत्तर के जितने फल होते हैं, आपका नासिक का सेव ले लिया जाए, है ना, केला वगैरह तो हमारे यहाँ भी हो जाते हैं, बनानाबाज वगैरह, लेकिन यहाँ के जो रस फल कंद हैं वह क्या सबके आंगन सजे हैं, आंगन सजे कि नहीं सजे हैं, ठीक ना। इस तरह से वह देश कौन सा है, तो वह देश कौन सा है, भारत है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले, है ना, तो देखिए जैसे जंगलों में जब चंदन का वृक्ष और रात रानी का जो फूल पुष्पित होता है, तो पूरे उस एरिया में जहाँ तक हवा जाती है उस एरिया को क्या कर देता है, एरिया को, इस क्षेत्र को सुगंधित कर देता है। तो ये धारा जो हमारी है भारत माता की धारा, वो पुष्प सुंदर से क्या है, पुष्प सुंदर प्रसून से क्या है, सुगंधित और रंगमयी है। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा। यहाँ दिन रात, रात तारों से जगमगाता है, तो दिन सूर्य के प्रकाश से, पुष्पों के खिलने से, भंवरे के गुनगुनाने से, तो वह देश कौन सा है, भारत देश है। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकाती है, आनंदमय जहाँ वह देश कौन सा है। मैदान गिरी, गिरी के वनों में कितनी हरियालियाँ रहती हैं, है ना, माने कि जो गिरी पर्वत है तो वहाँ हरियालियाँ कहते हैं, 12 महीने कहते हैं वहाँ बिल्कुल लहलाती रहती है। और आनंदमय जहाँ है, इन्हीं की सभी पक्षी और वन्य पशु विचरण करते रहते स्वतंत्र रूप से, वह देश कौन सा है, वह हमारा भारत देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। जिसके अनंत, यानी हमारा अगर पन्ना देखा जाए, है ना, तो ये रत्नों से भरा हुआ है ना। तो धरती, कहीं अगर उत्तर प्रदेश की भूमि देखा जाए, है ना, या कि बघेलखंड की या छत्तीसगढ़ की, है ना, तो जो हमारा ये भारत देश है, इसकी जो भूमि है वह क्या अनंत धन हमको देती है, कहीं अन्न के रूप में, तो कहीं रत्नों के रूप में, तो कहीं खनिज पदार्थों के रूप में। तो ये धरती क्या है, अनंत धन धरती से भरी हुई है। और संसार का शिरोमणि, यानी कि जो
शिरोमणि यानी सुशोभित करता है हर तरह से। किसी क्षेत्र में कुछ है तो कुछ है, तो हमारा ऐसा देश कौन सा है? वो भारत देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों ने, जहाँ हम निवास करते हैं पृथ्वी, है ना, तो इसमें जिसने प्रथम जगाया यानी कि यहाँ के जो कवि और विद्वान लोग रह चुके हैं, है ना, तो आर्यभट्ट और बहुत सारे यानी कि जितने भरे यहाँ तो बहुत विद्वान पुरुष यहाँ पे हुए हैं जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया भारत में। तो हमारे जो भारत में इन्होंने शिक्षित किया, राजा राम मोहन राय, है ना, आपके और कितने ही दयानंद सरस्वती, ये सब क्या है, ये लोग शिक्षा के बल पर शिक्षा के लिए आगे बढ़े, है ना, तो हमारे भारत को जगाया है, जिन्हें शिक्षित किया और प्रथम जगाया है। वह देश कौन सा है? तो वह भारत देश है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत, आदेश से पिता के श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा था? अब देखिए, शिक्षित किया, इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर? ये द्वापर युग की बात हो रही है कि यहाँ छोड़ा स्वराज्य तृणवत, है ना, ये जो अपना स्वराज्य था, राज्य उनको मुकुट मिलने वाला था श्री राम को, तो उन्होंने अपने पिता के आदेश से क्या किया? राज का त्याग कर दिया। और श्री राम थे वो, है ना, वो कौन थे? श्री राम थे जिन्होंने पिता के आदेश पर अपना राज्य त्याग दिया, ठीक है ना। और वह देश कौन सा है? तो वह देश कौन सा? भारत है, जहाँ पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने अपना राज्य त्याग दिया था, ठीक है। और 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए हैं, आप सभी कोई जानते हैं। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीके, वह देश कौन सा था? ठीक है ना। तो देखिए, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, यानी कि जैसे लक्ष्मण और भरत को अगर हम देखते हैं तो इनका प्रेम कैसा था? निस्वार्थ था। अगर साथ में सहचर रहने की बात की जाए तो लक्ष्मण का नाम लिया जाता है कि नहीं, वो तो लक्ष्मण है। और अगर निस्वार्थ भाव से प्रेम की बंधुत्व की बात, भावना की बात की जाती है तो वहाँ पे भरत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो वह ऐसी भूमि कौन सी है? वो भारत भूमि है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे कि वह देश कौन सा। जो निष्पक्ष हैं, न्यायकारी हैं, जन जो पढ़े लिखे हैं, यानी कि जो निष्पक्ष न्यायकारी हैं, यानी कि जो निष्पक्ष रूप से जजमेंट करते हैं, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वही बता सकते हैं कि वह देश कौन सा है। तो कौन सा है? हमारा भारत देश है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर आंसर देता है क्वेश्चन के रूप में कि 40 कोटि, यानी कि किसमें? कोटि कोटि के, यहाँ 33 करोड़ के देवता और 40,000 यहाँ प्राणी जीव जगत, है ना, वो क्या करते हैं? यहाँ पर सपूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा देश होगा जिसमें लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके अपने देश को स्वतंत्र किया है? तो भारत सिवाय जैसा दूसरा देश कौन सा है? तो हमारा ऐसा देश कौन सा है? वो भारत देश है, ठीक है ना। आया समझ में? तो इसके बाद हमने इसका PDF आप तक भेज दिया है और हमने आपके एग्ज़ाम में यहीं तक का दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को देखें और PDF के द्वारा क्वेश्चन आंसर को लर्न करें और अच्छे से पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।